साल 1836। माय डियर फादर, हमारे अंग्रेजी स्कूल शानदार ढंग से फल फूल रहे हैं। इस शिक्षा का हिंदुओं पर जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। कोई भी हिंदू जिसने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है वो अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान नहीं रह सकता। कुछ इसे सरकारी नीति के तौर पर लेते हैं, जबकि कई ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर हमारी शिक्षा की योजनाओं का पालन किया गया तो 30 साल बाद बंगाल के सम्मानित वर्गों में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा, और यह बिना किसी धर्मांतरण के प्रयास के, बिना धार्मिक स्वतंत्रता में जरा सा भी दखल दिए, केवल ज्ञान और चिंतन की स्वाभाविक प्रक्रिया से होगा। मैं इस संभावना से हृदय से प्रसन्न हूं। करीब 200 साल पहले एक पिता को लिखी गई ये चिट्ठी कोई साधारण पत्र नहीं है। यह वो चिट्ठी है जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की तबाही और गुलामी की बुनियाद पर लिखी गई थी। 1836 में चिट्ठी लिखी थी थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने, जिसे दुनिया लॉर्ड मैकाले के नाम से जानती है, और हम में से कुछ भारतीय आधुनिक शिक्षा के जनक के तौर पर उसका गुणगान करते भी नहीं थकते। लेकिन सच्चाई यही है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति एक खास मकसद या दूरगामी षड्यंत्र या कह लें कि राजनीतिक साजिश के तहत बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों, खासकर हिंदू सनातनी सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को खत्म करना और उन्हें यूरोपीय औपनिवेशिक और ईसाईयत के सांचे में ढालना था। और दोस्तों, हमने बात चिट्ठी से इसलिए शुरू की है कि किताबें झूठी हो सकती हैं, लेख मनगढ़ंत हो सकते हैं, इतिहास फेक नैरेटिव लिए हुए हो सकता है, लेकिन पारिवारिक चिट्ठियां आमतौर पर झूठ नहीं बोलती और उनमें दिल की बातें ही कही जाती। जैसे ये एकमात्र चिट्ठी राष्ट्र विरोधियों के तमाम फेक नैरेटिव्स का कच्चा चिट्ठा खोलती है। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही कई और चिट्ठियों से रूबरू कराएंगे जो साबित करती हैं कि क्यों राष्ट्रीय हित की बात करते ही कोई व्यक्ति तथा कथित लिबरल्स के निशाने पर आ जाता है। वो कौन सा जहर है जिसे पीकर 150-200 साल में ही इस देश की एक बड़ी आबादी मानसिक और वैचारिक तौर पर देश विरोधी हो चुकी है। बात मैकाले से शुरू हुई है, तो संक्षेप में जान लें कि एक पादरी परिवार में पैदा हुआ मैकाले एक इतिहासकार और राजनेता भी था। अपने सुधारवादी विचारों के लिए मशहूर था और उसे तत्कालीन अंग्रेजी सरकार 1834 में भारत लाई ताकि वो यहाँ कानून और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार कर सके। मैकाले 1834 से 1838 तक भारत के गवर्नर जनरल की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में कार्यरत था। उसने भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड का प्रारूप तैयार करने के साथ ही कई एजुकेशनल रिफॉर्म किए, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली मिनट ऑन एजुकेशन से, जिसका मकसद भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग और खून में भारतीय हो लेकिन बुद्धि में अंग्रेज हो। यह नीति हिंदू संस्कृति और राष्ट्रवादी मूल्यों को कमजोर करने के लिए बनाई गई थी, और 190 साल बाद भारतीय नौकरशाही कन्वेंट स्कूलों से निकली जेन एक्स और लिबरल जमात को देखकर आप नहीं कह सकते कि मैकाले का एक भी तीर निशाने से चूका है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को अंधविश्वास और पिछड़ा बताकर भारतीयों में अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति हीन भावना पैदा की थी। यह हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के उभार को रोकने का एक सुनियोजित प्रयास था, और इस काम के लिए उसे एक ऐसे पाश्चात्य विद्वान की तलाश थी जिसे संस्कृत आती हो और जो यहाँ के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी चश्मे से अनुवाद कर सके। उसकी ये तलाश पूरी हुई जर्मन विद्वान मैक्स मुलर से मिलने के बाद। हालांकि उसकी मुलाकात से पहले ही अंग्रेजी सरकार ने मैक्स मुलर को खास कामों के लिए हायर कर लिया था, और उनके कुछ कामों को देख सुन मैकाले को भी लगा कि ये वही आदमी है जो उसके अधूरे सपनों को पंख लगा सकता है। मैक्स मुलर को भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद का काम सौंपा गया था, और वो भी इस तरह कि खुद भारतीय ही अपनी जड़ों से कट जाएं, उनका अपने ही धर्म ग्रंथों से विश्वास उठ जाए और अंग्रेजी जाल में फंसकर कन्वर्जन की राह पकड़ लें। हम यहाँ मैक्स मुलर की कुछ चिट्ठियों के अंश भर दे पाएंगे, आप चाहें तो सर्च कर इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम भारतीय इतने उदार होते हैं कि कोई विदेशी हमारी संस्कृति और धर्म पर थोड़ा सा भी पॉजिटिव टीका टिप्पणी कर दे तो हम उसे सिर पर उठा लेते हैं। फिर यहाँ तो हमारे वेदों का अनुवाद कर उन्हें दुनिया भर में प्रचारित करने की बात थी। सो हैरानी नहीं होनी चाहिए कि मैक्स मुलर को भी भारत में बहुत सम्मान मिला।
हालांकि मूलर ने वही किया जिसके लिए उन्हें भारत लाया गया था और इस काम के लिए मोटी सैलरी या कह लें कि भारी रकम दी गई थी। खैर, अब आते हैं उन पत्रों और चिट्ठियों पर जो सदियों से भारत और इसकी सनातनी जड़ों को खोदने वालों का कच्चा चिट्ठा खोलती हैं। इन चिट्ठियों से साबित हो जाएगा कि मैक्स मूलर ने कहने को तो भारतीय धर्म ग्रंथों खासकर वैदिक अनुवाद के जरिए उनका प्रचार प्रसार किया, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सरकार और इंग्लैंड में बैठे धार्मिक सियासतदानों का हुक्म बजाना था और भारतीयों को गुमराह करना भी। सबसे पहले मैक्स मूलर का 1867 में अपनी पत्नी को लिखा एक पत्र देखिए। और दोस्तों, गौर कीजिएगा, यह पत्र एक पति द्वारा पत्नी को लिखा गया है। और जहां तक तथ्यात्मक सच्चाई की बात है, एक बार फिर दोहरा दूं कि ऐतिहासिक किताबों, लेखों और यहां तक कि आधिकारिक पत्रों में भी झूठी बातें हो सकती हैं या तोड़ मरोड़ हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों को जब चिट्ठी लिखता है तो उसमें ऐसी गुंजाइश नहीं होती। इस पत्र का एक अंश सुन लीजिए और कहीं से मिले तो खोज करके इसे शब्दशः पढ़ लीजिए कि आखिर मैक्स मूलर की मंशा क्या थी। 9 दिसंबर 1867 को ऑक्सफोर्ड से लिखी गई इस चिट्ठी में मैक्स मूलर अपनी पत्नी को लिखते हैं, मुझे यकीन है, हालांकि मैं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, कि मेरा यह संस्करण और वेद का अनुवाद भविष्य में भारत के भाग्य और उस देश में लाखों लोगों पर बहुत हद तक प्रभाव डालेगा। ये वेद उनके धर्म की जड़ है और उन्हें यह दिखाना कि वह जड़ क्या है, मुझे यकीन है कि पिछले 3000 वर्षों में उससे निकली हर चीज को उखाड़ फेंकने का एकमात्र तरीका है। कहने का मतलब ये कि मैक्स मूलर को भी यकीन था कि उसका वैदिक अनुवाद पढ़कर खुद हिंदू भी वेदों से कट जाएंगे और ईसाईयत की राह पकड़ लेंगे। 16 दिसंबर 1867 को ड्यूक ऑफ अर्गिल को लिखी चिट्ठी में भी वो लिखते हैं, भारत को एक बार जीता जा चुका है, लेकिन भारत को फिर से जीतना होगा और ये दूसरी विजय शिक्षा के द्वारा ही होनी चाहिए। इसी पत्र में वो आगे लिखते हैं कि भारत का प्राचीन धर्म नष्ट होने वाला है और यदि ईसाईयत उसका स्थान नहीं लेती तो ये किसका दोष होगा। दोस्तों, अब भी कोई शको शुबा रह गया हो तो ये चिट्ठी भी देख लीजिए। 25 अगस्त 1856 को शेवलियर वेंसेन को लिखे पत्र में मूलर ने कहा था, भारत सेंट पॉल के समय के रोम या ग्रीस की तुलना में ईसाईयत के लिए कहीं अधिक तैयार है। सड़ा हुआ पेड़ कुछ समय से कृत्रिम समर्थन पर टिका हुआ है। इस संघर्ष के लिए मैं अपनी जान देना चाहूंगा। कई ऐसी चिट्ठियां भी हैं जो साबित करती हैं कि मैक्स मूलर एक पेड वर्कर था और जिस खास काम के लिए उसे भारत लाया गया था उसके लिए उसने गाढ़ी कमाई की थी। 15 अप्रैल 1847 यानी अनुवाद कार्य शुरू करने के आसपास ही अपनी मां को लिखी चिट्ठी में मैक्स मूलर ने जो कुछ कहा उससे भी साबित होता है कि उनके लिए वैदिक अनुवाद केवल पैसा कमाने का जरिया था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे आखिरकार वो मिल गया जिसके लिए मैंने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया। मुझे कंपनी को हर साल 50 पन्ने प्रेस के लिए तैयार करके देने हैं। इसके लिए मैंने प्रति वर्ष 200 पाउंड मांगे हैं, यानी प्रति पन्ना 4 पाउंड। उन्होंने दिसंबर से इस मामले पर विचार किया और ये कल ही आधिकारिक तौर पर तय हुआ। कुछ ऐसी ही बातें मैक्स मूलर की डायरी से भी निकली हैं। खैर, इन चिट्ठियों से तो यह साफ होता है कि मैकाले हो या मूलर, भारत का समूल नाश करने की रणनीति उसी समय शुरू हो गई थी जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसे संगठनों के संरक्षण से उस मिशन को आगे बढ़ाया जिसे मैकाले और मूलर ने ठोस रूप दिया। मूलर के वैदिक अनुवाद और उसकी व्याख्या में ईसाई और यूरोपीय दृष्टिकोण हावी था। उदाहरण के लिए वैदिक देव को गॉड के रूप में प्रस्तुत करना, हिंदू धर्म की बहुदेववादी और अद्वैतवादी प्रकृति को विकृत करना था। मैकाले के समय में शुरू हुआ आर्य आक्रमण का सिद्धांत यानी आर्यन इन्वेजन थियरी को मूलर ने भी बढ़ावा दिया। भारतीय सभ्यता को बाहरी मूल का बताना, स्वदेशी हिंदू पहचान को कमजोर करना और हिंदुत्व की सांस्कृतिक निरंतरता को तोड़ना था। मैकाले ने भारतीय इतिहास को अंधकार युग के रूप में चित्रित किया और मूलर के अनुवादों ने इसे और पुष्ट किया। वैदिक सभ्यता की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों को नजरअंदाज किया और इसे आदिम और अविकसित दिखाया। उपरोक्त पत्रों से साफ है कि मैकाले और मूलर दोनों के कामों के पीछे ईसाई मिशनरीज को कन्वर्जन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया गया। इसके लिए सबसे पहले हिंदुओं में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व की भावना को तोड़ने का काम किया गया।
मूलर के अनुवादों को गौर से पढ़ने वाला कोई भी प्रबुद्ध हिंदू एक पल के लिए विचलित हो सकता है या ये मान लेगा कि हिंदू धर्म अवैज्ञानिक और पिछड़ा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहां मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास को यूरोपीय और ईसाई हितों के अनुरूप ढालने का काम किया, वहीं मूलर के अनुवाद ने इसे गति दी और हिंदुओं के दिमाग को औपनिवेशिक एजेंडे के अनुरूप ढालने का काम किया। यानी आज तथाकथित बौद्धिक और लिबरल समाज जिन जिन बिंदुओं को उद्घाटित कर हिंदुत्व या राष्ट्रवाद को धूमिल करने का काम करता है, उसके मूल में मैकाले या मूलर द्वारा रोपा गया वो बीज है जो अब वृक्ष या कह लें कि जगह जगह कांटेदार जंगल बन चुका है। दोस्तों आज बस इतना ही। ऐसे ही डीप सर्च नॉलेज, एक्सप्लेनर्स और इंस्पायरिंग वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते चलते इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप वैचारिक रूप से सहमत या असहमत जो भी हों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।